कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, चलिए देखते हैं कृषि समाचार, जिसका रहता है आपको इंतजार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि उपकरण खरीदने के लिए झारखंड के 1000 महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। झारखंड में पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 43 करोड़ रुपए का प्रावधान। चना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद KPG 59। अब समाचार विस्तार से। कृषि कार्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए झारखंड के 1000 महिला स्वयं सहायता समूहों को 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इससे समूह कृषि उपकरण ले सकेंगे। इससे उत्पादन में 25% वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के छोटे किसानों और स्वयं सहायता समूहों के बीच 60 करोड़ की लागत से पंप सेट का वितरण भी किया जाएगा। इससे 20,000 किसानों को लाभ होगा। किसानों को 30-30 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए किसानों के पास अपना जल स्रोत होना जरूरी है। झारखंड में पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत लाभों किसानों को 2,400 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा। हर गांव से 2 युवक का चयन किया जाएगा। ये युवा पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए उन्हें 200 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा। तकनीकी सहयोग के लिए जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को 100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से दिए जाएंगे। किसान भाई, घर में अनाज भंडारण के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षित पैकेजिंग। इसके लिए आप बिल्कुल सूखे और स्वच्छ पारदर्शी प्लास्टिक के बोरे में अनाज डालकर उसके मुंह को अच्छी तरह से बोत दें और अनाज से भरे हुए बोरे को दूसरे बोरे में डालकर मुंह को बांध दें। अनाज उपजाने के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है सुरक्षित भंडारण। अमूमन ज्यादातर किसान अपने घर में देशी तरीके से भंडारण करते हैं। किसान भाई अनाज को रखने के लिए ऐसे साधन का चुनाव करें और उसे ऐसे बंद करके रखें कि उसमें नमी और कीट ना लगे। नमी को जब भी आप भंडारण करें तो आप कोशिश करें कि दीवार से कम 3 मीटर की दूरी पे हम अनाज को रखें और जो ऊंचाई होनी चाहिए कम से कम 9 इंच की ऊंचाई होनी चाहिए, जिससे कि हमें नमी अधिक से अधिक कंट्रोल हो सकते हैं। किसान भाई, चना के बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। इस फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद पूसा 372, KPG 59 और KPG 108 लगाएं। चना की बुआई के लिए 70 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। चना के बेहतर उत्पादन के लिए ऐसे उन्नत प्रभेदों का चयन करें जो झारखंड में समय से और विलंब से दोनों बुआई के लिए उपयुक्त हों। तो चने का उत्तम जो बीज है जिससे उपज ज़्यादा होती है उसमें पूसा 372, इसकी उपज 18 से 20 कुंटल होती है। KPG 59, इसकी भी उपज 18 से 20 है। KWR 108, इसकी भी उपज 18 से 20 हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट एक प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी को काटने, उठाने और भुरभुरा बनाने का काम कर सकते हैं। इससे खेत में लगी हुई हरित खाद वाली फसलों को भी मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाया जा सकता है। किसान इससे खेत में छींटे हुए कंपोस्ट और चूना को भी अच्छी तरह से मिलाने का काम कर सकते हैं। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवाओं के बिना माहो और माइट कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगते। 2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट के रोकथाम में कारगर है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए डालते हैं नजर अनाजों के भाव पर। मंडी भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1700 रुपए से 1900 रुपए, चावल मध्यम 2000 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 3000 रुपए से 3200 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1820 रुपए, दाल अरहर 11,000 रुपए से 12,200 रुपए, सरसों तेल 11,500 रुपए से 12,500 रुपए, चीनी 4,000 रुपए से 4,200 रुपए, आलू 2,000 रुपए से 2,200 रुपए और प्याज 1,500 रुपए से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। प्याज, गाजर, मूली, कंदा, खेती करो, अच्छा है ये धंधा। तो किसान भाई बहनों, आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं प्याज की उन्नत खेती और प्रभेद के बारे में। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से। प्याज मसाले एवं सब्जी की एक महत्वपूर्ण फसल है। बाजार में प्याज की काफी मांग होने की वजह से किसान इसे उपजाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। प्याज की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। ऐसी भूमि का चुनाव करें जिसमें जीवांश की भरपूर मात्रा हो और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि वहां पर पानी की कमी की स्थिति में सिंचाई का उत्तम प्रबंध हो। किसान भाइयों, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि हमको किस खेत में प्याज की खेती करनी है, और जिस खेत में करनी है निश्चित रूप से उसमें जल निकासी एवं जल निकासी की व्यवस्था सही होनी चाहिए ताकि जल जमाव ना हो। दूसरी तरफ पानी की कमी हो तो पानी सिंचाई देने की सुविधा भी होनी चाहिए। ऐसा हम स्थल का चुनाव करें जिसमें पानी की कमी के समय पानी मिल जाए और पानी की अधिकता के समय अधिक पानी जो है खेत से निकल जाए। इसका चुनाव करना चाहिए। प्याज की खेती के लिए पहले नर्सरी की तैयारी जरूरी है। नर्सरी के लिए कुल खेत का 1/3 हिस्सा चुनें और उस पर आवश्यक तैयारी के बाद उपचारित बीजों को लगाएं। बीजोपचार के लिए कैप्टन या थीरम का प्रयोग करें। बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। लगाए गए बीज पौध के रूप में तैयार होने पर उसे खेत में लगा दें। यह काम मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक पूरा कर लें। किसान भाइयों, आपको प्याज की खेती करनी है तो पौध तो उगाना होगा। पौध उगाने से पहले महत्वपूर्ण बात आती है राकेश जी बीज के बारे में। बीज जो है अच्छी जगह से लें। बीज सामान्य तौर पे ये मानकर चलें कि 1 हेक्टेयर अगर आपको खेती करनी है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में तो आपको 10 किलोग्राम बीज लगेगा।
यह सुनिश्चित कर लें कि जिस दुकान से आप खरीदे हैं उसमें लिखा होगा पैकेट में कि बीज जो है उपचारित है। अगर उपचारित नहीं है तो बीज का उपचार कर लें। बीज का उपचार किसान भाइयों आप कप्तान या थीरम से 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उससे बीज का उपचार कर सकते हैं। जब बीज का उपचार सुनिश्चित हो गया उसके बाद फिर खेत की तैयारी जब हम कर रहे थे तो खेत के समय चूँकि नर्सरी में हमारा बीज पहले लगेगा तो खेत की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। नर्सरी हम उगाएंगे तो नर्सरी में जब हम बीज की बुआई करेंगे इसका समय होगा अभी आने वाला है, मतलब नवंबर से दिसंबर, मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर के बीच में किसान भाई बीज की बुआई कर सकते हैं। चूँकि प्याज की फसल मिट्टी के अंदर तैयार होती है इसलिए कम से कम 3 बार मिट्टी को अच्छी तरह से जुताई कर ले ताकि मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी हो जाए। जुताई के बाद खेत में 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद मिलाएं। रासायनिक उर्वरकों में फास्फोरस और पोटाश की 60-60 किलोग्राम मात्रा जुताई के वक्त दें, जबकि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के वक्त दें। शेष बची आधी मात्रा का 1/4 हिस्सा 25 से 35 दिनों के अंदर तथा शेष 1/4 हिस्से को 50 से 60 दिनों के अंदर फसल में डालें। किसान भाइयों जब नर्सरी उग रही थी तो आप खेत की तैयारी कर रहे थे। सामान्य तौर पे 3 बार गहरी जुताई हम खेत की करते हैं और जैसा कि मैं बताया कि खेत पानी निकासी और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। 3 बार गहरी जुताई करते हैं, चूँकि प्याज जमीन में बैठना है इसलिए गहरी जुताई करते हैं। अंत वाली जुताई जब हम करते हैं तो उसमें खाद का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य तौर पे FYM जो आपका सड़ी गोबर की खाद है वो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक ही बार लास्ट जुताई के समय दे देते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि खाद सड़ी हुई है। अगर खाद सड़ी हुई नहीं है तो आप नीम की खली या करंज की खली भी दे सकते हैं या BSC डस्ट 10% आता है वो भी दे सकते हैं। उसके साथ आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की खाद देते हैं। तो नाइट्रोजन का 100 किलोग्राम नाइट्रोजन का 100 किलोग्राम पूरे उत्पादन अवधि में 100 किलोग्राम, फास्फोरस का 60 किलोग्राम और पोटाश का 60 किलोग्राम हम देते हैं। तो फास्फोरस और पोटाश खाद जो है एक ही बार अंत जुताई के समय दे देते हैं और आधी नाइट्रोजन की कुल मात्रा जो 100 किलोग्राम है आधी मात्रा जो है हम जुताई के समय दे देते हैं, अंतिम जुताई के समय, जिसमें गोबर का खाद, फास्फोरस और नाइट्रोजन खाद दे रहे हों। जब पौधा यहीं पे जरा बता दें कि आधी बची नाइट्रोजन कब इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो किसान भाई थोड़ा कंफ्यूज ना करें। उसके बाद जब आप रोपाई कर लेते हैं किसान भाइयों तो 30 दिन के लगभग 30 से 40 दिन के बाद या 25 से 35 दिन के बाद आप जो है दोबारा 1/4 आप आधा खाद तो नाइट्रोजन खाद इस्तेमाल कर चुके थे, उसका आधा का आधा मतलब 1/4 खाद आप 25 से 35 दिन पे रोपाई के और फिर दूसरा आधा खाद जो है वो 50 से 60 दिन के बीच में आप दे सकते हैं। अच्छी फसल के लिए अच्छी किस्मों का चुनाव जरूरी है। N53, पूसा रेड, पूसा रत्नार, पूसा व्हाइट फ्लैट, पंजाब सिलेक्शन, पंजाब चमन, अर्का निकेतन जैसी प्याज की प्रजातियों का चुनाव किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होगा। खंड में जो उन्नत प्रभेद अच्छा कर रहे हैं वो है N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, पूसा रेड, पूसा रत्नार, पंजाब रेड राउंड, आपका पंजाब सिलेक्शन, अगर मिल जाए तो उदयपुर 102 का भी चुनाव आप कर सकते हैं। प्याज की फसल में पानी की अधिकता की वजह से तना गलन रोग होता है। इससे फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। इससे फसल को बचाने के लिए पानी का जमाव खेत में होने से रोकें। साथ ही मैंकोजेब नामक दवा का छिड़काव भी कर सकते हैं। रोग मुख्य रूप से नर्सरी में देखिएगा कि तना गलन होता है। तना जिसे पौधा लगा हुआ है, पानी अगर ज़्यादा जमाव हो गया या बारिश ज़्यादा हो गई, पानी का जमाव बारिश के कारण हो गया या अधिक सिंचाई के कारण हो गया तो तने में गलन होने लगता है। तो तना में गलन जैसे आपको दिखे उससे खड़ा खड़ा पौधा गिर जाएगा या सूखने लगेगा। तो जैसे होता है वो आप सिंचाई तुरंत बंद कर दें और हो सके तो मैंकोजेब 0.25%, 0.25% मैंकोजेब का छिड़काव कर दें तो तना गलन रोग लगभग कंट्रोल में आ जाएगा।
खुदाई तकरीबन 120 दिनों के बाद करें। उपजाए गए प्याज का भंडारण हवादार एवं रोशनीदार जगहों पर करें ताकि फसल अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी थी ना? ले लेते हैं एक छोटा सा विराम, नन्हा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और आ गए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाई बहनों, यदि आप रबी की फसल लगाने वाले हैं तो चलिए जानकारी ले लेते हैं कि रबी की फसल लगाने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन किन बातों की जांच कर लेनी चाहिए। फटाफट मिल लीजिए हमारे विशेषज्ञ से और ले लीजिए जानकारी। खरीफ फसल की कटाई के बाद किसान भाई रबी फसलों के उत्पादन के लिए खेत की तैयारी में जुट जाते हैं। नवंबर के द्वितीय पखवाड़ा से लेकर मध्य दिसंबर तक रबी की फसल की बुआई का उपयुक्त समय होता है। इस समय बुआई करने पर खेत में विद्यमान नमी का भरपूर उपयोग किया जा सकता है और उपयुक्त तापमान होने की वजह से अंकुरण अच्छी होती है, जो बेहतर फसलोत्पादन के लिए जरूरी है। रबी फसल की जहाँ तक बात है तो रबी फसल हम सबको मालूम होना चाहिए कि रबी फसल का लगाने का उपयुक्त समय क्या है ना। तो जनरली हम लोग कहते हैं कि जब नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा स्टार्ट हो जाए, यानी 15 नवंबर के आसपास डेट आ जाए, तो उसके बाद हम कहते हैं कि आप रबी फसल लगाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है रबी फसल के लिए, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे 15 नवंबर के बाद जितना दिन भी आप डिले करते जाएंगे, यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा है कि अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता दिन का डिले, बहुत से किसान भाई कहते हैं कि अभी क्या है, अभी तो रबी खरीफ जो है काटे हैं, आराम से इसको लगाएंगे, दाना अलग करके कोठी में धान है घुसा देंगे, उसके बाद आराम से चलेंगे, तब लगाएंगे। तब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम समय आपका निकल गया, है ना। तो समय निकलने से क्या नुकसान हुआ? समय निकलने से ये नुकसान हुआ कि उतने ही खाद, उतने ही बीज, उतना ही मेहनत आप करके रबी फसल को लगाएंगे, लेकिन जितना उत्पादन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। रबी फसल के उत्पादन के लिए सबसे पहले खेत को खरपतवार मुक्त बनाएं। खरपतवार मुक्त खेत के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें। हाथों से बचे हुए खरपतवार को खेत से निकाल दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए कई तरह की खरपतवार नाशी दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है, लेकिन रासायनिक खरपतवार नाशी के उपयोग से श्रम की बचत तो होगी, परंतु इसे समय की काफी बर्बादी होती है। फलतः बेहतर परिणाम के लिए खरपतवार नियंत्रण की देशज तरीकों का उपयोग करें। खरीफ में बारिश ज्यादा मिलती है हमको, तो खरपतवार भी बहुत ज्यादा खेत में पाए जाते हैं, और हमारे किसान भाई क्या करते हैं, उस खरपतवार को नहीं निकालते हैं। धान की फसल अगर उन्होंने लगा के रखी है तो खेत के ऊपर उसको काट लेते हैं, और क्या होता है कि खरपतवार के जो जड़ हैं या उनके जो पौधे हैं वो वहीं पर छूट जाते हैं। अब जब आप रबी में जब जाएंगे तो यही खरपतवार जो है आपके रबी के फसल को काफ़ी डैमेज कर देंगे। तो करना क्या चाहिए कि जैसे ही आप खरीफ की फसल को काट रहे हैं या काट के अपनी फसल को हटा ले रहे हैं, तो कोशिश करिए कि खेत को वीड फ्री बनाएं, यानी जो भी खरपतवार है उसको वहाँ से पूरी तरह नियंत्रण करिए। इस नियंत्रण को करने के लिए या तो आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, केमिकल आप यूज कर सकते हैं, या नहीं तो आप मैनुअली मतलब अपने हाथ से हटा सकते हैं। तो अगर किसान भाई के पास एरिया बहुत ज़्यादा है तो हमको नहीं लगता है कि वो किसान भाई हम मैनुअली कर पाएंगे, तो उसमें सबसे अच्छा रहता है कि वो ट्रैक्टर लगा के या फिर केमिकल का छिड़काव करके उसको खरपतवार को निकाल सकते हैं। जुताई के बाद खरपतवारों से मुक्त खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें।
गोबर की खाद के उपयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। अमूमन किसान खेतों में 2 से 2.5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं, जो और भी अधिक हो सकती है। जैविक खेती और बेहतर उपज के लिए अधिक से अधिक गौ पालन इसका विकल्प है। आप सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसको खेतों में अवश्य डालें। देखिए, सड़ी हुई गोबर की खाद हम लोग इसलिए कहते हैं डालने के लिए कि जैसे ही मिट्टी में ये खाद मिलती है तो क्या होता है कि हमारे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ती है, और रबी फसल के लिए वही मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी मानी जाती है। तो अगर रबी फसल करना है तो मिट्टी की जल धारण क्षमता को हमको बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के लिए प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद जो सड़ गई है खाद उसको हम लोग वहाँ पे डालेंगे। रबी की फसल के लिए सिंचाई काफी महत्वपूर्ण है। समय पर पानी की उपलब्धता के लिए वर्षा जल का संचयन अवश्य करें। इसके लिए खेत के आसपास के क्षेत्र में खाली जमीन पर 4x4x4 का डोभा बनाएं। ये सिंचाई बहुत रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होता है और रबी ऋतु प्रारंभ होता है, सिंचाई की समस्या आने लगती है और कोई भी रबी फसल अच्छा नहीं होगा जब तक उसमें आप सिंचाई नहीं करेंगे। तो खरीफ में क्या करें कि खेतों के किनारे, सड़क के किनारे जो भी जमीन बेकार पड़ी है उसमें आप छोटे छोटे गड्ढे का निर्माण करें, जिसको हम लोग डोभा भी कहते हैं हिंदी भाषा में। 4x4x4 का डोभा निर्माण करके और कोशिश करें कि वर्षा का जल जो आपको मिल रहा है वर्षा ऋतु में उसको वहाँ संचय करने का प्रयास करें, ताकि जब आप रबी की फसल लगाएं तो जब आपको ज़रूरत पड़े सिंचाई की तो उस पानी को वहाँ से आप वहाँ सिंचाई कर सके, यूज कर सके। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आवश्यक कृषि कार्य है जो कि किसान भाई को रबी फसल लगाने से पहले खरीफ के मौसम में करना चाहिए। रबी के मौसम में अधिकांश किसान गेहूं और चना जैसी फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसे किसान जो गेहूं की खेती करना चाहते हैं, मिट्टी की जुताई इस तरह करें ताकि वह बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, जबकि चना की फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। मैं 2 फसल के बारे में यहाँ चर्चा करना चाहूँगा जो कि ज़्यादातर किसान भाई हमारे लगाते हैं रबी फसल में। एक तो गेहूँ की खेती करते हैं और दूसरा चना लगाते हैं। अगर आप गेहूं की खेती करने के लिए इच्छुक हैं तो आपके खेत की तैयारी चना के फसल से अलग होगी, है ना। तो गेहूं की फसल अगर आप लगाने जा रहे हैं तो खेत को इतना जोतिए, मिट्टी को इतनी बार जोतना चाहिए ताकि मिट्टी बिल्कुल छोटे छोटे कण में बदल जाए, यानी पाउडर समान संरचना उसकी हो जाए। जब तक जमीन सूखा नहीं रहेगा डॉक्टर साहब तब तक तो भुरभुरा होगा ही नहीं। तो ये आपको जब आप खरीफ फसल काटेंगे उसके बाद ये जमीन में नमी इतना ही रहती है कि वो जोतने की उपयुक्त काफी अच्छी मानी जाती है। उस समय चूंकि वर्षा नहीं हो रही होती है, इसलिए ये समस्या आपको नहीं है, ध्यान रखना होगा। ये ध्यान रखना है। और गेहूं के लिए बिल्कुल पाउडर के समान आप तैयार करेंगे मिट्टी को। लेकिन अगर आप चना लगाने जा रहे हैं तो चना के लिए बड़े बड़े ढेलों का ही में ही चना अच्छा होता है। तो ध्यान रखिए, इसमें एक देहात की कहावत भी है, मैं उसको कहना चाहता हूँ, ढेले चना मैदे गेहूँ। यानी अगर आपको चना लगाना है तो मिट्टी की जो संरचना है उसको ढेला ढेला जैसा रखना है। अगर आप गेहूं लगाना चाहते हैं तो उसको भुरभुरा नहीं, उसको पाउडर, मैं पाउडर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पाउडर जैसा उसका संरचना कीजिए ताकि दोनों फसल आप बम्पर हार्वेस्ट कर सकें। रबी की अच्छी पैदावार के लिए खरीफ की कटाई के तुरंत बाद जुट जाएं। समय बिल्कुल नष्ट ना करें। खरपतवारों को खेत से हटाएं और सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर लें। फसलों के आधार पर खेत की तैयारी और उर्वरकों का उपयोग करें। कैसी लगी जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारी हमारे पास और भी बहुत है, लेकिन वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम अगले अंक में आपको ज़रूर देंगे, लेकिन तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर ज़रूर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्र से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।